चुनाव के लिए सभी स्थानों पर ईवीएम को पहुंचाया जा रहा है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और सभी पोल पार्टियां चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए अपने पोलिंग स्टेशंस की तरफ निकल चुकी है। वहीं अगर चुनावी गतिविधि की बात करें तो आज का दिन चुनावी गहमा गहमी से भरा हुआ दिन है। 4 तस्वीरें देखिए। आज अमित शाह गांधीनगर में बैक टू बैक 3 रोड शो करने वाले हैं, जिसमें वो सभी विधानसभाओं जाएंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के करीब गाजियाबाद, मेरठ इस इलाके में चुनाव की कमान को संभालेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम के दौरे पर होंगे, तो राहुल गांधी कांग्रेस के प्रमुख केरल के अंदर अपने रोड शो और चुनावी यात्रा करेंगे। और अब शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई, जहां रामनवमी के मौके पर पूरे देश में राम भक्त भक्ति में सराबोर थे। वहीं हिंसा की तस्वीरें बंगाल से आई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के मौके पर जुलूस जब एक मस्जिद के पास पहुंचा तो उस पर पथराव हुआ और हिंसा देखी गई और इसके बाद कई लोग लहूलुहान नजर आए। इस हिंसा के बाद बीजेपी एक बार फिर टीएमसी पर आग बबूला है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी की तरफ से पुलिस की व्यवस्था नहीं थी और इसीलिए ये सब हुआ है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार में इस बात की आशंका जताती रही हैं कि रामनवमी के मौके पर दंगा हो सकता है। बावजूद इसके दंगा हुआ और अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर सीएम लगातार चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह का दावा कर रही थी तो बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी, कैसे सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई गई। यहाँ पर आप लोगों को भागते हुए नजर आ रहे हैं और एक समुदाय विशेष ने मुर्शिदाबाद में इस रामनवमी के जुलूस पर हमला किया और इसके बाद एक बार फिर बंगाल में आरोप का दौर शुरू हो गया है। आप जरा 4 तस्वीरें देखिए मुर्शिदाबाद में अलग अलग एंगल से कि किस तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी और उसके ऊपर बाद में हमला किया गया। ये तस्वीरें, इस हिंसा में कई लोग घायल हैं और कई लोगों को चोटें आई हैं। इसके बाद विवाद बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ बिहार में मुसलमान भाइयों और बहनों को मंच से ये बोला है कि जो लोग रामनवमी का मिছিল करते हैं वो लोग दंगा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कितना साहस है उनका। आज मुसलमान भाई बहनों को उस्काने का कोशिश कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, ताकि दंगा लगे। और इसी का विरोध करते हुए हम आज आए थे इधर हमारा एफआईआर लॉन्च करने के लिए। अब विधायिका के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रार्थी के साथ आप ये व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारे जो गांव का जो गरीब लोग है जिसका हर दिन अत्याचार होता है पश्चिम बंगाल में, उसके साथ आप लोग क्या कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से एक बार फिर रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ। बंगाल में इस तरह से रामनवमी के जुलूस पर हमला होना कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से इस तरह की हिंसा होती आई है, लेकिन सवाल उठते हैं जिस तरीके से इस हिंसा को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री आशंका जताती है और वही अक्सर होता है, तो फिर पुलिस के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? क्योंकि चुनाव की वजह से बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात हैं, तो ऐसे में इस जुलूस के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध क्यों नहीं थे? और आखिर कौन वो लोग हैं जो चेतावनी के बावजूद भी इस तरह से जुलूस पर पथराव कर रहे हैं? यानी स्पष्ट है इस मामले को लेकर बंगाल में एक बार फिर तूल पकड़ेगा, क्योंकि इस तरह की हिंसा बंगाल में बार बार दिखाई देती है। तो चुनाव से पहले इस तरह की हिंसा दो तरफा असर करती है, यानी एक वर्ग के लिए एकजुट करने का काम करती है, तो दूसरे वर्ग के लिए वोट डालने के खिलाफ डराने का भी काम करती है। और बंगाल की राजनीति में हिंसा को राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना कोई नया बात नहीं है।
पहले ये सीपीएम के दौर में होता था, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी लड़कर सत्ता तक आई, लेकिन अब टीएमसी की तरफ से भी इसी तरह की हिंसा देखने को मिलती है और बीजेपी भी कहती है कि हम उसी सीपीएम वाली दौर से गुजर रहे हैं जहां हिंसा होती थी। अब चेहरा बदल गया है, अब टीएमसी उसका चेहरा है। वहीं टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी रामनवमी के नाम पर हिंसा फैला रही है और ममता बनर्जी अपने मंच से लगातार कहती आई हैं कि रामनवमी के मौके पर दंगा हो सकता है। लेकिन सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि अगर इस तरह की आशंका थी तो करेक्टिव मेजर्स क्या उठाए गए, क्या इंतजामात किए गए। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनीष, सवाल ये कि मुख्यमंत्री कहती हैं कि हिंसा होगी, चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, फिर भी हिंसा हो जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है ये ममता सरकार पर और ममता सरकार की पुलिस के ऊपर। आपको याद होगा जब ममता बनर्जी खुद ही मंच पर खड़े होकर ईद के दिन बोल रही थी कि ये दंगा होगा, यहाँ पर रामनवमी के दिन दंगा करने की साजिश है, तो सवाल ये बनता है कि क्या ममता बनर्जी को पहले से पता था कि दंगा होगा? और उसके बाद आप देखिए, एक जगह नहीं, मुर्शिदाबाद और पूरी दिल्ली दोनों जगह ताबड़तोड़ हमला हुआ है। इस तरीके के विजुअल से इससे ये पता लग रहा है कि छत से पत्थर बरसाए गए हैं, बम मारे गए हैं, 20 लोग घायल हुए हैं, भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहाँ पर पहले से ही फोर्स डिप्लॉय थी और उसके बाद फिर ये दंगा शुरू हुआ जिस जगह पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी। अब सवाल यही है कि अगर पहले जब से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बोलती है कि रामनवमी के दिन दंगा हो सकता है, दंगा फैलाने की साजिश की जा सकती है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि प्रोवोकिंग स्पीच से ममता बनर्जी की उठाने की कोशिश की गई थी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज जब रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकल रही थी तो एक जगह नहीं, दो जगह पर हंगामा हुआ है। एक जगह मुर्शिदाबाद में 20 लोग घायल हुए हैं, एक बम विस्फोट हुआ है रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें एक महिला घायल हो गई, पथराव से 20 लोग घायल हो गए मुर्शिदाबाद में। और उसके बाद पूर्वी में जयपुर में भी शाम को दंगे जैसे हालात बने। तो कुल मिलाकर आप देखिए, जब रामनवमी की शोभा यात्रा पश्चिम बंगाल में निकलती है, पिछली बार जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी हावड़ा और हुगली जबरदस्त दंगा हुआ था, 2 दिन तक पूरा पश्चिम बंगाल से लग रहा था। उससे पहले भी कई बार रामनवमी की शोभा यात्रा के दिन वहाँ पर हंगामेबाजी होती है और हर बार ममता सरकार की पुलिस, वहाँ का प्रशासन। जी मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यानी एक बार फिर बंगाल में हिंसा का दौर चला, मौका था रामनवमी का। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज की बड़ी खबर, अमित शाह आज गांधीनगर में हैं, रोड शो करने वाले हैं। अमित शाह आज सुबह से लेकर शाम तक 3 रोड शो करेंगे और इन 3 रोड शो में वो गांधीनगर की सभी 7 विधानसभाओं से गुजरेंगे और इसके बाद कल अमित शाह नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और अब जरा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। शराब घोटाले में बंद अरविंद केजरीवाल। जी हां, अरविंद केजरीवाल की निगाहें आज कोर्ट की तरफ से हैं। आपको बता दें कि आज केजरीवाल ने शुगर की जांच के लिए रेगुलर डॉक्टर से बात करने के लिए राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल पुराने डॉक्टर से हफ्ते में 3 दिन वर्चुअली बात करने की इजाजत चाहते हैं। आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल शुगर के मरीज हैं और उन्होंने राउस एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाई है कि उन्हें अपने रेगुलर डॉक्टर से हफ्ते में 3 दिन बातचीत करने के लिए, वर्चुअल जुड़ने के लिए मौका दिया जाए। वहीं आज ईडी ने दलील दी है कि जेल के डॉक्टर से जांच करवाई जा सकती है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग वाली याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। यानी कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले यहां शराब घोटाले के इर्द गिर्द उनकी पूरी रणनीति घूमती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल अपने डॉक्टर से मिलने की मांग कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी एक बार फिर कोर्ट पहुंची है और 3 तस्वीरें आपके सामने। इन 3 तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे। देखना होगा कि कोर्ट उनकी न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाती है। आपको बताएं कि राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ 3 दिन के लिए डॉक्टर से मिलने, हफ्ते में 3 दिन डॉक्टर से मिलने की अनुमति मांगी है, उस पर ईडी का पक्ष क्या है
और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पर अदालत से आज क्या फैसला आ सकता है? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक एप्लीकेशन मूव की है और उसमें यह कहा है कि उन्हें शुगर की बीमारी है और इसके चलते अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ये अपील की है, कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि हफ्ते में 3 दिन उनके जो पुराने डॉक्टर्स हैं वो वर्चुअली जो है कांटेक्ट कर सके अरविंद केजरीवाल से, यानी कि जेल के अंदर वर्चुअली संपर्क में रह सकें और उनकी दवाइयों के बारे में बता सकें। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो कोर्ट एक तरफ ईडी से जवाब मांगेगा कि क्या ऐसी जरूरत है, मेडिकल रिपोर्ट्स अब तक अरविंद केजरीवाल की किस तरीके की आई हैं। साथ ही क्योंकि अरविंद केजरीवाल पवन तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद हैं तो तिहाड़ जेल के अंदर एक अपना अस्पताल होता है, तो यह भी हो सकता है कि तिहाड़ जेल और साथ ही ईडी से एक जवाब मांगे कि क्या जरूरत है इनके पुराने डॉक्टर्स जो हैं वो वर्चुअली कनेक्ट हो सके। इस पर सुनवाई होनी है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले हफ्ते में 5 बार अपने वकीलों से कांटेक्ट करने की, उनसे परामर्श लेने की भी याचिका लगाई थी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन उसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब देखना होगा मेडिकल टर्म्स पर कोर्ट के अंदर क्या सुनवाई होती है, तिहाड़ जेल क्या जवाब देता है अपने अस्पताल को लेकर और ईडी मेडिकल को लेकर क्या जवाब देता है। पवन, ये तो अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर हुआ। अब है दूसरा सवाल, मनीष सिसोदिया की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, ईडी क्या दलील देगी और अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई चल रही थी, क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। जब पिछली बार उन्हें कोर्ट के अंदर पेश किया गया था, जमानत याचिका की सुनवाई जो है वो भी एक तरफ चल रही है, लेकिन ईडी को, क्योंकि ईडी ने यह बात कही थी कि अब तक जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जितनी रिकवरी हुई है, जितने दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनसे कन्फ्रंट कराना है। मनीष सिसोदिया से काफी सारी चीजें जो हैं वो वेरीफाई करनी है, जिसमें कोर्ट ने ईडी को यह कहा था कि किसी भी एक आरोपी से जो रिकवरी हुई है, जो पूछताछ करनी है, उसमें कितना समय लगता है, इस बात की जानकारी ईडी कोर्ट के अंदर दाखिल करे। और आज सबसे पहले कि अब तक जितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे क्या क्या रिकवरी हुई है, पूछताछ में क्या कुछ बताया गया है और इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है, ये आज जवाब जो है सबसे पहले ईडी को कोर्ट के अंदर दाखिल करना है। जब मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा, आज तकरीबन 12 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो वहां पर ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी। तो वहीं मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उनकी तरफ से जो जमानत याचिका है, क्योंकि उस पर भी सुनवाई लगातार चल रही है, उसमें ईडी को नोटिस दिया गया था और यह कहा गया था कि ईडी अपना जवाब दाखिल करे कि अभी तक पूछताछ में क्या कुछ आया है और आगे क्या जरूरत पड़ने वाली है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया के वकील जो हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को अब जमानत दे दी जाए, क्योंकि इससे पहले साल 2023 में जब उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी तो कोर्ट ने कहा था कि अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल की प्रक्रिया जल्दी हो उसके बाद आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो आज ईडी अपनी दलील रखेगी और लगातार अपोज करेगी। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के वकील ये चाह रहे हैं कि उनकी जमानत हो जाए, तो ईडी भी अपनी दलीलें देगी, सबूत पेश करेगी कि अब तक क्या रिकवरी हुई है और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका क्यों जो है खारिज कर दी जाए, इसको लेकर भी अपने ग्राउंड्स, रिकवरी, अपने जो अब तक 164 के बयान हुए बिल्कुल के, तो वो तमाम चीजें बहुत बहुत शुक्रिया अभय इस पूरी जानकारी के लिए आपका। यानी कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं और ईडी इसका लगातार विरोध कर रही है। अब रुख करते हैं गुजरात का। गुजरात के गांधीनगर में आज अमित शाह रोड शो करने वाले हैं। आपको बता दें कि अमित शाह मैदान जंग में गांधीनगर से मैदान में हैं और यहां उनका मुकाबला कांग्रेस की सोनल पटेल से है। अमित शाह आज 3 रोड शो करेंगे सुबह से शाम तक और इस 3 रोड शो में वो गांधीनगर की 7 विधानसभा सीटों को छूने की कोशिश करेंगे। यहां 21 लाख मतदाता हैं। पिछली बार अमित शाह की जीत 5 लाख वोट से हुई थी और बीजेपी अब की बार दावा कर रही है कि अमित शाह 10 लाख वोट से जीतेंगे। कितना बड़ा टारगेट है उसको अचीव करने से पहले अमित शाह आज रोड शो कर रहे हैं और कल वो नामांकन दाखिल करेंगे। बड़े जब नेता मैदान में होते हैं तो जीत का मार्जिन अक्सर सवाल में होता है कि आखिर जीत कितने मार्जिन से होगी। सोनल पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार अमित शाह के मुकाबले में है। अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है। सुबह से लेकर शाम तक कुल मिलाकर 3 रोड शो अमित शाह करने वाले हैं, जिसमें वो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 विधानसभाओं को छूने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें सीधे आप रोड शो से कर रहे हैं।
हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस वक्त गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्णय, बड़ा नेता जब चुनाव मैदान में होता है तो जीत हार से ज्यादा सवाल ये होता है कि अंतर क्या होगा। 10 लाख का अंतर हासिल करने की कोशिश बीजेपी की है। कितना मुश्किल, कितना आसान? देखिए, जिस प्रकार का माहौल इस बार बना हुआ है उसको देखते हुए ये लगता है कि जो जीत का टारगेट सेट किया गया है करीब करीब उस तक बीजेपी पहुंच जाएगी, क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अमित शाह के सामने लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा था अमित शाह के सामने। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आयोजन किया गया है ऐसा लगता है कि 10 लाख से पार्टी जीतेगी। यहाँ मैं आपको बताऊं, हमारे साथ एक बड़े नेता मौजूद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं नायक, और अमित शाह के चुनाव के प्रभारी भी यही हैं। तो पूरी जो स्ट्रेटेजी है उसको इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। पवन मयंक भाई, ये बताइए कि इस बार जब बड़ा नेता लड़ रहा होता है, जाहिर सी बात है हार जीत इम्पोर्टेंट नहीं होती, मार्जिन इम्पोर्टेंट होता है। तो अमित शाह साहब की जो स्ट्रेटेजी रहेगी इस बार क्या रहेगी, क्योंकि 10 लाख वोटों से जीत का टारगेट सेट किया गया है। देश के प्रथम सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब जिस तरह के अपने मत क्षेत्र में 22,000 करोड़ से ज्यादा रुपए के विकास के कार्य किए, जनता के जैसे कोरोना का समय हो और कोई भी प्रसंग हो, अमित भाई हमेशा प्रजा के बीच में रहते हैं और उनका इस क्षेत्र के साथ में जमीनी जुड़ाव है। इस जमीनी जुड़ाव को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार के देश में काम हुए हैं और देश की सुरक्षा का काम हुआ है, विकास का काम हुआ है, उसको देखते हुए लोकसभा में बहुत ज्यादा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। होता क्या है, जब इतना बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा होता है, जीत एकदम एश्योर्ड होती है, तो कई बार वोटर्स बाहर नहीं निकलते, सोचते हैं कि भाई जीत तो रहे हैं तो हम क्यों निकले। तो वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने के लिए जी निर्णय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप रोड शो पर नजर बनाए रखिएगा, दिन भर हम आपके पास आते रहेंगे।